आगामी त्योहारों के मद्देनजर सीएम योगी ने ली अधिकारियों की बैठक, कहा अवैध धर्मांतरण पर करे सख्त कार्रवाई। ईद को लेकर भी दिए विशेष दिशा निर्देश। अयोध्या के सरयू में क्रूज के बाद अब सोलर बोट फैलाने की तैयारी। यूपी, नेडा और पर्यटन विभाग के बीच हुआ करार। ऊर्जा मंत्री और पर्यटन मंत्री की मौजूदगी में साइन हुआ एमओयू। पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने प्रमुख सचिव को लिखा पत्र। तबादलों में लेट लतीफी पर जताई नाराजगी। विभाग में तय तारीख से पहले तबादले किए जाने के दिए निर्देश। यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन में आए पूर्व मंत्री मोहसिन वाज, कहा धर्म जाति का बंटवारा करने वालों के लिए चिंता का विषय। आज देश को इस कानून की जरूरत। फतेहपुर में लव जिहाद और हत्या के आरोपी के घर चला बुलडोजर। 5 दिन के अंदर प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही को दिया अंजाम। पूरे इलाके में राजस्व टीम के साथ भारी पुलिस बल की तैनाती। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। पहले रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस की है। आपको बता दें कि आगामी त्योहारों को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश उन्होंने दिए। आस्था को सम्मान दे पर कोई नई परंपरा शुरू ना करे, ऐसे निर्देश जो है सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। आपको बता दें कि अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने के साथ ही धर्मांतरण की कार्यवाही एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट का षड्यंत्र है, ऐसा उन्होंने कहा। और इसी के साथ बकरीद पर तय स्थान पर कुर्बानी होगी। साफ सफाई को ही विशेष जो है प्रबंध करवाए जाएंगे। कहीं भी प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी ना हो, ऐसा भी सीएम ने कहा है। वहीं शरारती तत्वों से कड़ाई से निपटने के लिए पुलिस को निर्देश भी दिए हैं। चलिए विस्तार से जानकारी लेंगे। हमारे ब्यूरो चीफ विनय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनय, सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आगामी त्योहारों को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, यहाँ बताना चाहूँगा सीएम योगी ने जो है अधिकारियों की विषय ली है और यहाँ पे जो त्योहार आ रहा है, बकरीद है, सावन यात्रा है, उसकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के जो है अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किया गया है कि जो कावड़ यात्रा होने जा रही है उसमें की यात्रा को सुरक्षा के प्रबंध के लिए कोई कमी न रह जाए और उसमें कोई नई परंपरा आरंभ न हो, इसके लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया है। और अधिकारियों से ये भी निर्देश दिया है कि आस्था को सम्मान दें पर लेकिन कहीं कोई नई परंपरा न शुरू हो जिससे कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न हो। और बकरीद का त्योहार कल मनाया जाएगा, उसको लेके कुर्बानियों के लोग करके जो है जो शासन द्वारा जो है जो अधिकारियों द्वारा जो है निर्धारित स्थल है वहीं पर ही कुर्बानी करें और कहीं भी कोई भी प्रतिबंधित पशुओं को कुर्बानी न हो जिससे कहीं पे कोई अराजकता उत्पन्न हो। और साथ साथ ये भी निर्देश दिया है कि शरारती जो तत्व हैं उन पे भी कड़ी नजर रखी जाए जिससे कहीं भी यूपी में माहौल बिगड़ने का काम ना हो सके। और कांवड़ यात्रा को लेकर के भी उन्होंने दिशा निर्देश जारी किया है कि कांवड़ यात्रा में जो रास्ते होंगे उसमें कहीं भी जो है खुले स्थान पे जो है मांस की बिक्री ना हो। और साथ ये भी कहा है कि 4 जुलाई से जो श्रावण मास की यात्रा शुरू हो रही है, इसमें शिवरात्रि है, नाग पंचमी है, रक्षाबंधन जैसे पर्व हैं, उसकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के भी डीजीपी को पूरी तरीके से सख्त निर्देश दिए हैं कि सभी जनपदों में जो है साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के जो है सम्मानित लोगों से भी बैठक की जाए और किसी प्रकार की कोई जो है कमी ना रहे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के। और जो कांवड़ यात्रा होगी उसमें रास्ते में जो है सीसी कैमरे भी लगाए जाएंगे कि जिससे अगर कोई अराजक तत्व कोई व्यवधान पैदा करते हैं तो उसको भी चिन्हित करने का काम यहाँ शासन द्वारा किया जा सके। कुल मिलाकर देखा जाए तो आगामी त्योहारों की व्यवस्था को लेकर काफी सजग जो है सीएम दिखाई दिए हैं। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और भी जानकारी हम आपसे लेंगे। चलिए लखनऊ से आपको अगली खबर बता दें, जहां पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने प्रमुख सचिव को पत्र लिखा है। मंत्री ने तबादलों में लेट लतीफी पर उन्होंने आपको बता दें कि नाराजगी जो है जताई है। तय तारीख से पहले पारदर्शी व्यवस्था के तहत तबादले किए जाने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। आपको बता दें कि प्रमुख सचिव को तबादले तय समय में स्थानांतरण करने के निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। पीडब्ल्यूडी मंत्री के निर्देश पर मेरिट के आधार पर ऑनलाइन तबादले, इंजीनियर को बुलाकर ऑनलाइन तबादले की कार्यवाही करवाएं, ऐसा निर्देश उन्होंने दिया है। चलिए विस्तार से जानकारी लेंगे हमारे ब्यूरो चीफ
विनय हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। विनय, पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने मंत्रियों के तबादले को लेकर प्रमुख सचिव को पत्र लिखा है, क्या कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल यहाँ बताना चाहूंगा कि पीडब्ल्यूडी के मंत्री जितिन प्रसाद हैं, तो उन्होंने प्रमुख सचिव को ये पत्र लिखा है कि अधिकारियों और कर्मचारियों के जो तबादले हैं उसमें लेट लतीफ जो हो रही है उसको लेकर के नाराजगी व्यक्त करते हुए उनको सख्त निर्देश दिया है कि 30 जून तक की जो है इनका स्थानांतरण किया जाए। और अधिकारियों को जो प्रमुख सचिव ने जो है जवाब दिया है कि उसमें भी ये कहा गया है कि जो स्थानांतरण का वो है और स्थानांतरण जो है 30 जून से पहले ही सभी का कर दिया जाएगा। और जितिन प्रसाद इसी वजह से नाराज हैं क्योंकि ये ट्रांसफर जो होना था वो अभी तक की नहीं हुआ है। बिल्कुल विनय, कहा जा सकता है कि अब पत्र लिखा है, निर्देश भी दिए, जल्द ही कार्यवाही मामले में हो सकती है। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और भी जानकारी हम आपसे लेंगे। चलिए लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मोहसिन रजवा का बयान सामने आया है। यूसीसी उनके लिए चिंता का विषय है, जिन्होंने धर्म जाति का बंटवारा किया है, ऐसा मोहसिन रजवा ने कहा है। आपको बता दें कि उन्होंने आगे बयान दिया कि वोट बैंक के लिए जिन्होंने देश को बांटा, आज देश को यूसीसी की जरूरत है। मोदी जी के नेतृत्व में देश शिखर पर पहुंच रहा, सभी को एक समान अधिकार मिला है। तो देखिए बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अब मोहसिन रजवा का बयान सामने आया है। समर्थन में वो आए हैं। उन्होंने कहा कि यूसीसी उनके लिए चिंता का विषय है, जिन्होंने धर्म जाति का बंटवारा किया है। उन्होंने आगे कहा कि वोट बैंक के लिए जिन्होंने देश को बांटा, आज देश को यूसीसी की जरूरत है। मोदी जी के नेतृत्व में देश शिखर पर पहुंच रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड उन लोगों के लिए जरूर चिंता का विषय है जिन्होंने धर्म और जाति के नाम पर बंटवारा किया अपने वोट बैंक के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति की अपने वोट बैंक के लिए। लेकिन देश की जरूरत है कि इस वक्त यूसीसी आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे ही लोगों के लिए चिंता की बात है जिन्होंने देश हित में काम नहीं किया है, निजी हितों में काम किया है। और आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश दुनिया के शिखर पर पहुंच गया है और सभी को इसमें एक समान अधिकार मिल रहा है। और ये यूसीसी से अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक इनकी दूरी भी खत्म हो जाएगी, जिसको बांटने का काम विपक्ष ने किया था, जो गुमराह करने का काम आज भी कर रहा है। ऐसे लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि इनको भी इससे कहीं ना कहीं सबक मिलेगा कि यूसीसी कितना जरूरी था देश के लिए। हमने सबका साथ सबका विकास की राजनीति की है और सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर सबको आच्छादित करने का काम किया है और उसी को आगे बढ़ाते हुए हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आ रहे हैं। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ विनय हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर बने हुए। विनय, देखा जाए तो यूसीसी को लेकर लगातार बयानबाजी जो है सामने आती रहती है। इसी कड़ी में अब मोहसिन रजा का बयान भी सामने आया है, हालांकि समर्थन में उन्होंने बयान दिया है। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो यूनिफॉर्म को लेकर के जो है सिविल कोड का बयान दिया गया है, उसको लेकर के जो है यहाँ पे चिंता का विषय भी उन्होंने व्यक्त कहा है। जिन्होंने जो है धर्म और जात को लेकर के जो है बांटने का काम किया है, उसको लेकर के यहाँ पे जो मोहसिन रजा ने यहाँ पे बयान दिया है। और ये हज समिति के अध्यक्ष भी हैं, तो जिन्होंने कहा कि भारत को कई टुकड़ों में बांटने के लिए जो है इस तरीके से साथ खड़े हुए हैं और अपना वोट भी साधते हुए बयान पे जो उन्होंने सहमति भी जताई है कि जो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इससे उन्होंने पूरी तरीके से सहमति जताई है। बिल्कुल भी नहीं, लेकिन सहमति के साथ ही उन्होंने कटाक्ष भी किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यूसीसी उनके लिए चिंता का विषय हो सकता है जिन्होंने धर्म जाति का बंटवारा किया है। इन्होंने निशाना जो है विपक्ष पे भी साधा है कि जो धर्म जाति और इस पे जो है वोट का काम लेने का काम करते हैं, इससे ये तरीके जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसको लेकर के यहाँ पर उन्होंने कहा कि इसको जो है धर्म और जात से ना बांटा जाए। बिल्कुल, उन्हें कहा जा सकता है कि सीधा निशाना जो है उन्होंने विपक्ष पर साधा है। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और भी जानकारी हम आपसे लेंगे। विनय, चलिए एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि अब अयोध्या में सोलर बोट चलाने की तैयारी की जा रही है। जी हां, यूपी नेडा और पर्यटन विभाग के सहयोग से संचालन इसका किया जाएगा। यूपी नेडा और पर्यटन विभाग के बीच एमओयू साइन हुआ है। ऊर्जा मंत्री और पर्यटन मंत्री की मौजूदगी में हस्ताक्षर हुए। अयोध्या में सरयू का किनारा सोलर से अब लैस होगा। सोलर बोट से धार्मिक स्थानों की सैर कराई जाएगी। पहले चरण में आपको बता दें कि 17 बोट चलवाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। 30 सीटर सोलर बोट से अयोध्या धाम के दर्शन जो है वो कराए जाएंगे।
चलिए विस्तार से जानकारी लेंगे। हमारे ब्यूरो चीफ विनय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विनय, देखा जाए तो अयोध्या में राम मंदिर के साथ ही तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है। इसके पहले हमने देखा कि क्रूज की व्यवस्था की गई थी और अब सोलर बोट चलाने की भी व्यवस्था की जा रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पे राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। उसको लेकर के जो पर्यटन मंत्री है और योगी सरकार पूरी तरीके से जो है अलर्ट में है कि यहाँ पे पर्यटन किस तरीके से आए, उनको जो है किस तरीके से सारी सुविधाएं मुहैया हो। उसी के क्रम में जो है यहाँ पे जो है 30 सीटर की जो सोलर बोट चलेगी, उसमें जो है लगभग 18 करोड़ रुपए की लागत से जो है 2 क्रूज और 2 हाउस बोट का निर्माण कार्य होगा। और ये जो क्रूज का नाम रखा गया है वो पुष्पक विमान रखा गया है, जिसका निर्माण कार्य भी जो है आपके दुबई में चल रहा है। और दूसरा जो है, जबकि ये हाउस बोट है, उसका नाम जो है कनक महल रखा गया है। इसका भी निर्माण कार्य जो है ये चल रहा है। तो इसमें जो सुविधाएं मिलेगी, जो यात्री वहां पे आएंगे, तो ये जो नया घाट से लेकर के जो है गुप्तार घाट तक की जो है इनको यात्रा करने में जो है सारी दर्शनों के लिए जो है सुविधाएं भी मिलेंगी और लोग बोट का भी आनंद ले सकेंगे। और हाउस बोट में जो है यात्रियों को यहाँ पे रुकने की भी सुविधाएं होंगी और ये फुल एसी हाउस बोट होगा। तो इससे जो है पर्यटन को आने जो है यहाँ पे पूरी तरीके से योगी सरकार लगी हुई है कि बाहर के जो विदेश के लोग हैं अपने अयोध्या में आए और यहाँ के जो मंदिर, पौराणिक मंदिर हैं, उनका भी दर्शन करें, जिससे जो है यहाँ पे बढ़ावा मिल सके। बिल्कुल विनय, देखा जाए तो काफी सुविधाएं दी जा रही है, सोलर बोट और इसी के साथ क्रूज की भी। पूरी अयोध्या की सैर इसके द्वारा करवाई जाएगी। लेकिन ये संचालित आखिर कब से होगा? क्या इसकी तारीख अभी निश्चित की गई है? जी बिल्कुल, इसकी तारीख अभी निश्चित नहीं की गई, लेकिन ये माना जा रहा है कि जनवरी 2024 में जो है इसका निर्माण कार्य पूरा भी हो जाएगा। और निर्माण कार्य जो है बहुत तेजी से चल भी रहा है। उसके लिए योगी सरकार पूरी तरीके से जो है दिशा निर्देशित भी कर रखी है कि जनवरी तक की, क्योंकि जनवरी में जो है हो सकता है 14 जनवरी जो में है जो राम मंदिर के निर्माण कार्य का मंदिर का उद्घाटन भी होगा। उसको लेकर के तमाम सारी व्यवस्थाएं, जैसे यहाँ एयरपोर्ट है उसका भी निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। तो इस तरीके से जो भी योजनाएं हैं उसको पूरा करने में जनवरी 2024 में पूरी तरीके से योगी सरकार लगी हुई है कि सारे चीजों को पूरा कर लिया जाए और वहां पे जैसे पर्यटन वहां पे अपने अयोध्या धाम में आ सके। बिल्कुल विनय, चलिए फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और भी जानकारी हम आपसे लेंगे। बाराबंकी से अब आपको खबर बता दें, वहां भैंस की मौत के मामले में 28 साल बाद आपको बता दें कि अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। बरेली कोर्ट ने बस चालक की गिरफ्तारी का वारंट भेजा है। दरअसल आपको बता दें कि 1994 में बस दुर्घटना में एक भैंस की मौत हो गई थी, जिसके बाद अब बरेली कोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। आपको बता दें कि जब पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने गई तो पुलिस को देखकर 83 साल का जो चालक था वो रोने लगा। इसके बाद पुलिस ने कोर्ट में प्रस्तुत होने की चेतावनी देकर पुलिसकर्मी वहां से लौट गए। बरेली से फरीदपुर जाने के दौरान यह हादसा हुआ था। ठीक है, विस्तार से जानकारी लेंगे। हमारे ब्यूरो चीफ विनय हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। विनय, 28 साल पहले के मामले में अब वारंट जारी किया गया है गिरफ्तारी का, क्या कुछ जानकारी पूरे मामले की? जी, मैं बताना चाहूंगा कि 1994 में जो ये बस चालक थे अच्छन, तो ये बाराबंकी के रहने वाले थे और ये लखनऊ के कैसरबाग डिपो में जो है चालक भी थे। तो ये 1994 जब कैसरबाग से बरेली बस जा रही थी, उसी दौरान जो है भैंस अचानक जो आ जाती है, उस बस से जो है भैंस की मौत हो जाती है। उसी मामले को लेकर के जो है ये 28 साल बाद जो है अरेस्ट वारंट जो है कल जारी कर दिया गया है। और पुलिस वहाँ की आई थी कि वहाँ कोर्ट में पेश हो, तो उसको जब वारंट का पता चलता है तो चालक अपने, क्योंकि ये 83 साल का था और उसकी जब उसको पता चलता है तो वो वहाँ पे सामने रोने भी लगता है। तो चौकी के जो पुलिसकर्मी आए थे उनको निर्देश दिया है कि कोर्ट में वहाँ पे पेश होकर के अपने पक्ष को वहाँ पे रखें। चलिए फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आप बने रहिए, कुछ और जानकारी हम आपसे लेंगे विनय। चलिए खबर अब आपको अंबेडकर नगर से बता दें, जहां नहर में पानी छोड़ते वक्त एक पक्की सड़क टूट गई। घटिया निर्माण की वजह से आपको बता दें कि सड़क टूटी है, गहरी खाई में सड़क तब्दील हो गई। 2 गांव के खेत जलमग्न हो गए। इसके चलते किसानों में भी काफी आक्रोश देखने को मिला है। महरीपुर कैनाल का पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए तस्वीरें भी सामने आई है, जहां नहर में पानी छोड़ते वक्त एक पक्की सड़क टूट गई। घटिया निर्माण की वजह से आपको बता दें कि सड़क टूटी है और आपको बता दें कि जैसे ही ये सड़क टूटी गहरी खाई में तब्दील हो गई। 2 गांव के खेत जलमग्न हो गए इससे, जिसके चलते अब किसानों में काफी आक्रोश है। चलिए विस्तार से जानकारी ले लेते हैं। ब्यूरो चीफ विनय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विनय, देखा जाए तो बड़ी लापरवाही हम इसको कहेंगे, क्योंकि अगर घटिया निर्माण नहीं किया जाता तो इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो सामने
सामने नहीं आती। फिलहाल क्या कुछ स्थिति, क्या कुछ संज्ञान मामले में लिया गया है? जी बिल्कुल, यहाँ बताना चाहूंगा कि ये मामला अम्बेडकर नगर जिले के महरीपुर कैनाल का है, जहाँ पे आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि ये पक्की नहर का निर्माण कार्य हुआ था और ये जो कल पानी छोड़ा जाता है, तो जो पानी का रिसाव होता है वो सड़क पर से होकर के जो है किस तरीके से सड़क को ध्वस्त कर देता है। तो इसमें कहीं न कहीं जो लापरवाही है वो पीडब्ल्यूडी विभाग की साफ तौर पे यहाँ पे देखी गई है कि पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है। और जो वहाँ के आसपास के किसान थे, लगभग 2 गांवों के थे, तो उनकी फसलें भी पूरी तरीके से जलमग्न हो गई हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि इस तरीके की जो लापरवाही हुई है तो अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, और दूसरी तरफ जो है किसानों की जो फसलें बर्बाद हुई उसका मुआवजा कौन होगा, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। और जो ये मामला जो है दिन का था, अगर रात का होता तो इसमें कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी। विनय, लेकिन क्या मामले में संज्ञान लिया गया है? क्योंकि तस्वीरें भी सामने आई हैं, काफी नुकसान हुआ है किसानों का। फिलहाल क्या कुछ स्थिति, क्या पीडब्ल्यूडी के किसी अधिकारी का मामले में संज्ञान अभी तक सामने आया है, कोई बयान? जी, इस मामले में जो है एनडी न्यूज ने जो है पीडब्ल्यूडी के एक्सचेंज से भी बात की है। तो एक्सचेंज ने उस मामले को बताया है कि मामला संज्ञान में आया है, जल्द ही जो है अधिकारियों को निर्देशित भी कर दिया गया है इसको ठीक कराने के लिए। तो माना जा रहा है कि इसका निर्माण कार्य जो है आज जो है ठीक करा दिया जाएगा और इस रास्ते का आवागमन जो है आज 24 घंटे के अंदर चालू भी हो जाएगा। चलिए ठीक है विनय, आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे हम। तो चलिए अब खबर आपको मेरठ से बता दें, जहां मां का कातिल कलयुगी बेटा निकला है। जी हां, आपको बता दें कि प्रेमिका के लिए बेटे ने अपनी ही मां की हत्या करवाई थी। शादीशुदा महिला से बेटे का आपको बता दें कि प्रेम था और प्रेमिका से शादी कर शहर में जो है बेटा रहना चाहता था। मां ने शादीशुदा महिला से शादी का विरोध किया था और आपको बता दें कि करीब 2 लाख रुपए में दोस्तों को मां की हत्या की सुपारी जो है बेटे ने दी थी। पुलिस ने आरोपी बेटे और दोनों हत्यारों को फिलहाल अरेस्ट कर लिया है। तो देखिए एक बार फिर से इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां कलयुगी बेटे ने अपनी मां की हत्या करवाई है। चलिए विस्तार से जानकारी लेंगे, विनय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विनय, मां की हत्या करवाई है बेटे ने, मामले का खुलासा हो गया है, क्या कुछ जानकारी? जी, यहाँ पे बताना चाहूंगा कि मेरठ में साफ तौर पे देखा गया है कि कलयुगी बेटे ने किस तरीके से मां का जो है कातिल बन करके आया है। वजह ये थी कि वो शादीशुदा कोई प्रेमिका थी, उससे वो प्रेम करता था और उसी के उसमें जो है उसने मां की हत्या कर दी। और जो शादीशुदा जो महिला भी थी वो गैर समुदाय की थी, जिसकी वजह से मां ने उसका विरोध किया था। इसी वजह से उसने जो हत्या करके जो है मां को दफना दिया था। लेकिन पुलिस की सक्रियता के चलते जो है इस मामले का खुलासा हो सका है। विनय, देखा जाए तो मामले में और भी आरोपी आए हैं जिसको सुपारी दी थी बेटे ने। फिलहाल उनकी क्या कुछ स्थिति, क्या सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे क्या कुछ कार्रवाई करो? जी, इसमें जो सहयोगी थे तो वो इसी के 2 दोस्त थे, जो बचपन के दोस्त थे, उन्हीं को इसने चुना था। उसी को 2.5 लाख रुपए में सुपारी भी दी थी कि जिससे ये मामला का खुलासा ना हो सके, क्योंकि वो जो बचपन के दोस्त थे। तो इस वजह से जो है इसको सुपारी दी कि 2.5 लाख में जो है हमारी माँ का हत्या करना है। चलिए फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और जानकारी हम आपसे लेंगे विनय। तो देखिए योगी कैबिनेट की बड़ी बैठक आज होने वाली है। आपको बता दें कि कैबिनेट में कई प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। कैबिनेट बैठक में 25 प्रस्ताव रखे जाएंगे। आपको बता दें कि सरकार छोटे शहरों में भी टाउनशिप योजना अब जो है लाने जा रही है। 2 लाख आबादी वाले क्षेत्रों में 12.5 एकड़ आबादी पर 25 एकड़ की योजना लाने की तैयारी में अब सरकार है। तो देखिए काफी अहम बैठक कैबिनेट की आज होने वाली है। योगी कैबिनेट की कई प्रस्तावों पर आपको बता दें कि मुहर लग सकती है। 25 प्रस्ताव जो है रखे गए हैं। सरकार छोटे शहरों में भी अब टाउनशिप योजना लाने जा रही है। इसी के साथ आपको बता दें आगे की अब सरकार छोटे शहरों में भी टाउनशिप जो योजना है उसको लाएगी। इसी के साथ 2 लाख आबादी वाले क्षेत्रों में 12.5 एकड़ आबादी पर 25 एकड़ की योजना लाने की तैयारी में अब सरकार है। चलिए विस्तार से जानकारी लेंगे, विनय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विनय, योगी कैबिनेट की आज बैठक होने वाली है, कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव हैं अहम जिन पर मुहर लग सकती है आज? जी, आज ये लोक भवन में जो है योगी जो है कैबिनेट की बैठक ले रहे हैं, जिससे 25 प्रस्ताव पे जो है मुहर लग सकती है। और ये प्रस्ताव है यूपी की जो टाउनशिप नीति 2023 की योजना के तहत जो है बड़े शहरों में जो टाउनशिप योजना शुरू करनी थी, जिसके लिए कम से कम 25 एकड़ की भूमि निर्धारित की गई थी और 500 एकड़ तक की होगी। वहीं पे जो है योजना और विकास अधिनियम के तहत संशोधन कर अध्यादेश लाया जाएगा और कैबिनेट में जो है इसकी मंजूरी दी जाएगी। इसी तरीके से जो है दूसरा प्रस्ताव जो है मेट्रो को लेकर के रैपिड रेल का है।
उसका भी यहाँ पे सिस्टम का मोहर लग सकती है। और माना जा रहा है कि अध्यादेश के जरिए जो है विकास शुल्क जो है में भी बदलाव किया जा सकता है, और भी तरीके के अन्य प्रस्ताव हैं जो इस कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल सकते हैं। और सरकार ने उद्यमियों के लिए भी एक नई दुर्घटना बीमा की योजना की मंजूरी दे सकती है। और इस प्रस्ताव के होने से जो छोटे उद्यमी होंगे उनको 5 लाख रुपए के तक की दुर्घटना बीमा देने की तैयारी है। इस तरीके से जो है 25 प्रस्ताव के कैबिनेट में आज मोहर लगने की संभावना मानी जा रही है। जी बिल्कुल, मैंने कहा जा सकता है कि काफी अहम ये बैठक रहने वाली है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। विनय, चलिए अब बड़ी खबर आपको अमेठी से बता दें, जहां 2 छात्राओं की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। स्कूल से वापस घर आ रही थी। आपको बता दें कि दोनों छात्राएं, इसी दरमियान उनके साथ यह हादसा हो गया। विद्या मंदिर रेलवे ट्रैक के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। रामगढ़ गांव की दोनों ही छात्राएं रहने वाली थी। तो देखिए, अमेठी कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। 2 छात्राओं की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि स्कूल से वापस घर जा रही थी दोनों ही छात्राएं। इसी दरमियान विद्या मंदिर रेलवे ट्रैक के पास उनके साथ ये घटना घट गई। और इस हादसे में आपको बता दें कि दोनों ही छात्राओं की मौत हो गई है ट्रेन से कटकर। रामगढ़ गांव की दोनों ही छात्राएं रहने वाली थी। फिलहाल मौके पर अमेठी थाना पुलिस भी पहुंची है, जांच पड़ताल जारी है। तो देखिए, काफी दर्दनाक ये हादसा हुआ है। दोनों ही छात्राएं स्कूल से वापस घर आ रही थी और इसी दरमियान उनके साथ हादसा हो गया। ट्रेन से कटकर दोनों छात्राओं की मौत हो गई है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची है, अब जांच पड़ताल आगे की जारी। चलिए खबरों की रुख करेंगे, जहां फतेहपुर में लव जिहाद और हत्या के आरोपी सोनू कुमार के घर प्रशासन का बुलडोजर चला है। बता दें कि आरोपी सोनू मुस्लिम है, जिसने नाम बदलकर लड़की को प्रेम जाल में फंसाया। वहीं 22 जून को लड़की के साथ रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी, जिससे आक्रोशित परिजनों और हिंदू संगठनों ने जमकर प्रदर्शन किया। वहीं अब मामले में कार्यवाही करते हुए पुलिस ने आरोपी के घर को जमींदोज किया है। इस दौरान राजस्व टीम, पीएसी और इसी के साथ पूरे इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। तो देखिए, आरोपी के घर पर बुलडोजर चला है। दरअसल आपको बता दें कि आरोपी सोनू ने, जो कि एक मुस्लिम था, नाम बदलकर एक युवती को प्रेम जाल में फंसाया और इसके बाद उसके साथ रेप कर उसकी हत्या कर दी। इसकी सूचना मिलते ही परिजन काफी आक्रोशित हो गए। इसी के साथ हिंदू संगठनों ने भी इस दौरान जमकर प्रदर्शन किया। वहीं अब आपको बता दें कि मामले में संज्ञान लेते हुए पुलिस ने बड़ी कार्यवाही को अंजाम किया है। आरोपी के घर को जमींदोज किया गया है। तस्वीरें भी ये सामने आई हैं, आप देख सकते हैं। आरोपी के घर को जमींदोज किया जा रहा है और देखा जाए तो लव जिहाद के खिलाफ एक बार फिर से सख्त एक्शन देखने को मिला है। चलिए अब एक और बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता दें, जहां प्रदेश में आपको बता दें कि 11 ज्वेल अधीक्षक और वरिष्ठ जेल अधीक्षकों के तबादले किए गए। आपको बता दें कि विनोद कुमार जेल अधीक्षक बरेली, दिलीप कुमार पांडे जेल अधीक्षक गोरखपुर। तो देखिए, तमाम ऐसे मिलाकर प्रदेश के 11 जेल अधीक्षकों के तबादले जो हैं किए गए हैं। अगर बात की जाए तो केंद्रीय कारागार आगरा में भी तबादले किए गए हैं। पीपी सिंह वरिष्ठ जेल अधीक्षक का मुरादाबाद में, हरिओम शर्मा जेल अधीक्षक आगरा, उदय प्रताप मिश्रा को अयोध्या में, वहीं राधा कृष्ण मिश्रा को लखनऊ जेल में जिम्मेदारी मिली है। चलिए एक और खबर आपको बता दें, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। आपको बता दें कि इस मुठभेड़ में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। शातिर गौ तस्कर बदमाश फहीम उर्फ अन्ना था, जो कि अब घायल हुआ है। अमरोहा से पूरी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में आपको बता दें कि गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। बता दें कि लंबे समय से शातिर बदमाश फरार चल रहा था। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डिंडौली क्षेत्र के सिबोरा जंगल में मुठभेड़ हुई है। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।